नमस्कार, मैं तुलसीराम एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हर बुधवार की तरह करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस फिर से लेके आए हैं आपके सामने। ये जो 35 क्वेश्चंस हैं इनमें खेल से संबंधित 6 क्वेश्चन हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 4, स्थान से 6, पुरस्कार से 2, अर्थशास्त्र से 2, रक्षा से 3, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 3, योजना से 3, दिवस से 2, विविध 4। ऐसे कुल मिलाकर ये 35 क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस कौन से हैं। पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख, वैशाली रमेश बाबू, हरिका द्रोणावली, कोनेरू हम्पी। तो आपका उत्तर है वैशाली रमेश बाबू। ये है वैशाली रमेश बाबू। ये हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं। हम जो क्वेश्चंस लेके आते हैं कई बार हम आपको बताते हैं कि उनके नीचे किसी क्वेश्चंस के नीचे एक्सप्लेनेशन दी जाती है, किसी क्वेश्चंस के नीचे स्टैटिक जीके होती है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है, उसको भी आप ध्यान देकर पढ़िए। अब देखिए यहाँ नीचे प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं विश्वनाथन आनंद। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के, तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ये भारत के प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। आगे देखिए, प्रथम महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर ये है कोनेरू हम्पी। सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? आर प्रज्ञानानंद। अगर पूछ ले एग्जाम में कि सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आर प्रज्ञानानंद आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ ये जो वैशाली रमेश बाबू है, ये 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। ये महिलाओं में तीसरी ग्रैंड मास्टर हैं। इनसे पहले ये जो कोनेरू हम्पी हैं ये प्रथम है, और हरिका द्रोणावली हैं ये दूसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है शतरंज में, और तीसरी हो गई वैशाली रमेश बाबू। चलिए आगे देखिए, हाल ही में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई है? आर्मेनिया, तुर्किस्तान, इटली, मंगोलिया। तो आपका उत्तर है आर्मेनिया। जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आर्मेनिया में हुआ है। अब देखिए नीचे, इस चैंपियनशिप में भारतीय दल ने 17 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 9 रजत व 5 कांस्य पदक शामिल हैं, यानी पदक जीते हैं। आगे देखिए, हाल ही में वर्ष 2023 के अंत में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? डेनियल मेदवेदेव, कार्लेस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, मराट सफीन। तो आपका उत्तर है नोवाक जोकोविच। ये हैं नोवाक जोकोविच। इनको एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। अब नीचे देखिए, नोवाक जोकोविच है, इन्होंने एटीपी फाइनल में होल्कर रून को हराकर वर्ष के अंत में रिकॉर्ड 8वीं बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। एटीपी का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। अगर एटीपी का पूरा नाम पूछ ले तो, या फिर आप यहाँ सोच रहे होंगे कि एटीपी क्या है, क्योंकि ये टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, और एटीपी का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। आगे देखिए, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी। तो आपका उत्तर है सुरेश रैना। ये हैं सुरेश रैना। इनको जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए,
हाल ही में जारी आईसीसी की T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी, रवि बिश्नोई, एडम जैम्पा, मोहम्मद शमी। तो आपका उत्तर है रवि बिश्नोई। ये है रवि बिश्नोई। आगे देखिए, हाल ही में टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? रोजर फेडरर, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मार्क वुड। तो आपका उत्तर है लियोनेल मेसी। ये है लियोनेल मेसी। इनको टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किया गया है। आगे देखिए, अब आपके क्वेश्चन हैं, इससे पहले खेल से संबंधित क्वेश्चन थे, अब हैं प्रमुख व्यक्ति व नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन हैं। क्या पूछा गया है? हाल ही में फोर्ब्स, यानी ये फोर्ब्स है, ये एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? 2, 4, 8, 10। तो आपका उत्तर है 4। ये 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं? निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर, किरण मजूमदार और फाल्गुनी नायर। अब इनमें ये जो निर्मला सीतारमण है, इनका जो स्थान है वे 37वां स्थान है, और ये रोशनी नाडर है, इनका 52वां स्थान है इस फोर्ब्स सूची की 100 महिलाओं में, 100 प्रभावशाली महिलाओं में। और ये किरण मजूमदार हैं, इनका स्थान है 72वां, और ये फाल्गुनी नायर हैं, इनका स्थान है 88वां। तो ये 4 भारतीय महिलाएं हैं। फोर्ब्स की जो सूची जारी की गई है 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में, तो उनमें ये 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। तो आगे देखिए, हाल ही में टाइम्स मैगजीन, ये टाइम्स मैगजीन है, ये अमेरिका की साप्ताहिक समाचार पत्रिका है। तो टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किया गया है? तो सेम ऑल्टमैन, टेलर, एलिसन स्विफ्ट, किंग चार्ल्स III, बेंजामिन नेतन्याहू। तो आपके ये 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें आपका उत्तर है टेलर, एलिसन स्विफ्ट। ये है टेलर एलिसन स्विफ्ट। अब देखिए नीचे, टेलर एलिसन स्विफ्ट हैं, ये एक अमेरिकी पॉप गायिका या गीतकार हैं, और ये रिकॉर्ड निर्माता और अभिनेत्री भी हैं। इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किया गया है। किसके द्वारा? टाइम्स मैगजीन के द्वारा। आगे देखिए, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? सीवी चौहान, गीतिका कौल, डॉक्टर अक्षता कृष्ण मेहर्त, प्रेरणा देव स्थली। तो आपका उत्तर है गीतिका कौल। ये हैं गीतिका कौल। आगे देखिए, हाल ही में एंड्री राजोएलिया किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? मॉरिशस, मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स। तो आपका उत्तर है मेडागास्कर। एंड्री राजोएलिया हैं, ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ये हैं एंड्री राजोएलिया। आगे देखिए, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल। तो आपका उत्तर है हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिसंबर को
इस अस्पताल का अनावरण किया गया है। अब देखिए नीचे, इस अस्पताल का अनावरण हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिसंबर 2023 को किया गया है। नेक्स्ट, NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो आपका उत्तर है कोलकाता। NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को माना गया है। देखिए नीचे, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे साल सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है। लगातार तीसरे साल सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है। आगे देखिए, हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा। तो आपका उत्तर है गुजरात। ये जो खादी माटी कला महोत्सव है, इसका उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। देखिए नीचे, इस महोत्सव का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ये हैं गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी हैं। आगे देखिए, हाल ही में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो आपका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए नीचे, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने पासीघाट में अरुणाचल का जो पासीघाट है उसमें इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आगे देखिए, हाल ही में जारी भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वर्दी वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड। तो आपका उत्तर है पश्चिम बंगाल। आगे देखिए, 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? ब्रिटेन, भारत, इटली, जर्मनी। तो आपका उत्तर है भारत। 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश, यानी इस 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन आपके पुरस्कार से संबंधित। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका को सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है? स्मृति खुराना, अर्पणा त्यागी, मीरा चंद, अक्षता कृष्णमूर्ति। तो आपका उत्तर है मीरा चंद। ये है मीरा चंद। आगे देखिए, हाल ही में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वैभव गहलोत, जैसा, अनुराग ठाकुर, शाहरुख खान। तो आपका उत्तर है जैसा। ये हैं जैसा। क्लास को कंटिन्यू रखते हुए इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? हमारे ऑप्शन है 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 6.5 जो रेपो दर है वो निर्धारित कर रखी है और इसको स्थिर रखा गया है। ठीक है, अगर हम रेपो रेट की बात की जाए तो रेपो रेट क्या होता है? जो आरबीआई होता है वो किस दर पर बैंकों को ब्याज मुहैया कराया जाता है,
यानी कि आरबीआई बैंकों को जो ऋण प्रदान करता है वो किस दर पर प्रदान करता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, उस रेपो रेट से हम पर भी इफेक्ट पड़ता है, हम आम लोगों पर, क्योंकि रेपो रेट अगर अधिक होगी तो जो बैंक आम लोगों को लोन प्रदान करता है उसकी रेट भी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% रखा है, जो कि स्थिर रखा है, इसको बढ़ाया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो कितनी कर दी है? ऑप्शन है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए। पहले ये सीमा जो थी 1 लाख रुपए रखी गई थी। अभी 8 दिसंबर को हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? नौसेना में जो युद्धपोत होता है उसकी कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो ऑप्शन है दीपिका मिश्रा, बी है आपका शालिजा धामी, सी है आपका प्रेरणा देवस्थली और डी है आपका अवनी चतुर्वेदी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी, प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा देवस्थली की बात की जाए तो ये मुख्यतः मुंबई की निवासी है और 2009 में ये इंडियन नेवी में भर्ती हो गई थी। इसके अलावा इनकी बात की जाए, इनको जो भारत का जो पश्चिमी बेड़ा है उसकी इनको कमान सौंपी गई है। तो पश्चिमी जो बेड़ा है उसकी जो अफसर बनी है प्रेरणा देवस्थली, ये पश्चिमी जो बेड़ा है उसकी कमान इनको सौंपी गई है। इसके अलावा बात की जाए आईएनएस त्रिकंद जो कि गोवा में है, उसका इसको सीओ कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? ठीक है, नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज है कौन सा है? ऑप्शन है ए सूरत, बी है संधायक, सी है अरनाला और डी है इम्फाल। तो बात की जाए राइट आंसर की तो कौन सा होगा इसमें? संधायक। संधायक की बात की जाए तो संधायक यार्ड 3025 ये इसका पूरा नाम है। इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण कलकत्ता में ये संधायक है। इसकी निर्माण की बात की जाए तो कलकत्ता में GRSE कंपनी है वो इसका निर्माण कर रही है। और इसके निर्माण में जो लगने वाली सामग्री की बात की जाए तो लगभग 80% सामग्री स्वदेशी है, यानी कि भारतीय सामग्री का इसमें मुख्यतः प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन है इसके ए जापान, बी है दक्षिणी कोरिया, सी है फ्रांस और डी है रूस। राइट आंसर होगा इसका जापान। जापान में एक प्रांत पड़ता है, शहर पड़ता है इबाराकी। वहां पर इसका अनावरण किया गया है। इसके निर्माण की बात की जाए तो यूरोपीय संघ प्लस जापान ने इसका निर्माण किया है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 6 मंजिला जो इमारत होती है उसकी हाइट का ही इसका निर्माण हुआ है, उसकी उतनी ही इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एआई मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया है?
तो ऑप्शन है ए गूगल, बी है अमेजन, सी है माइक्रोसॉफ्ट और डी है स्पेसएक्स। राइट आंसर होगा हमारा इसमें गूगल। गूगल की जो मूल कंपनी है अल्फाबेट, उसने इसको लॉन्च किया है और ये अब तक का एआई मॉडल जो है वो सबसे नवीनतम और जो अपडेटेड है वो इसका मॉडल है, एआई मॉडल। तो किसने लॉन्च किया है इसको? गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। हाल ही में बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहाँ देखा गया है? ऑप्शन है ए जापान, बी है चीन, सी है ब्राजील और डी है यूएसए। राइट आंसर होगा हमारा इसमें यूएसए। ये जो व्हाइट लंग सिंड्रोम है ये मुख्यतः इसका प्रकोप यूएसए में देखा गया है। WHO ने भी इसके लिए एडवाइजरी जारी कर रखी है। ये मुख्यतः जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उसमें पाया गया है। उनके जो फेफड़े होते हैं उनमें ब्लैक स्पॉट टाइप का कुछ मिला है, उनको श्वसन संबंधी बीमारियां हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। उनके सीटी स्कैन और एक्सरे करवाने के बाद में ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं उनके। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके लिए WHO ने भी एडवाइजरी जारी कर रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए है 46वां, बी है 47वां, सी है 48वां और डी है 49वां। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 49वां आउट ऑफ 64। इसको जो जारी करता है IMD, इस रैंकिंग को जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसको जारी करता है। इसके फर्स्ट रैंक की बात की जाए तो इसमें यूएसए है और सेकंड की बात की जाए इसमें तो इसमें नीदरलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, योजना से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? ऑप्शन ए है गोवा, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है सिक्किम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बिहार। जो COP28 सम्मेलन है ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक UAE में दुबई में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसमें जो बिहार है, बिहार का जो जल जीवन हरियाली अभियान है इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। इस मिशन की बात की जाए, अभियान की बात की जाए तो इसमें बिहार सरकार 75,000 रुपये सब्सिडी प्रदान करती है किसानों को। इसके लिए किसान अपने खेतों में एक छोटे तालाब का निर्माण कर सकते हैं जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ेगी, यानी कि पानी का खर्चा नहीं लगेगा उसके साथ साथ वो अपनी खेती भी कर सकते हैं, साथ ही पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं जिससे कि हरियाली का माहौल पैदा हो जाए। इसलिए बिहार सरकार ने वहाँ के किसानों को 75,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर नामक परियोजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय, सी है संस्कृति मंत्रालय और डी है पर्यटन मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे इसमें? संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर नामक परियोजना शुरू की गई है।
इस योजना के माध्यम से लोगों को भारत की विविध और जीवंत सांस्कृतिक विरासत को जानने का अवसर मिलेगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य की बात की जाए तो भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन है इसके ए केरल, बी है राजस्थान, सी है तेलंगाना और डी है महाराष्ट्र। तो इसमें राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में जो महालक्ष्मी योजना है, इस महालक्ष्मी योजना की बात की जाए तो इस महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत तेलंगाना में बच्चियों, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को जो तेलंगाना सरकार की जो सरकारी बसें हैं उसमें इनको मुफ्त में यात्रा करवाई जाएगी। साथ ही इस राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना की बात की जाए तो इसमें 10 लाख रुपए तक का बीमा करवाया जाएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए तक का इसमें बीमा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय नौसेना दिवस का आयोजन। ठीक है, तो भारतीय नौसेना दिवस का जो आयोजन किया गया था वो महाराष्ट्र में किया गया था। महाराष्ट्र में किया गया था। इसके जो मुख्य अतिथि थे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और इस 2023 का जो नौसेना दिवस का जो समारोह था, जो आयोजन था, उसका जो विषय था वो समुद्री क्षेत्र में परिचालन, दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। दिवस से ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया था? ऑप्शन ए है 7 दिसंबर, बी है 8 दिसंबर, सी है 9 दिसंबर और डी है 10 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बात की जाए 7 दिसंबर की तो 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर की बात की जाए तो भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। विविध से है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है? चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में, मिचोंग, उसको किसने नाम दिया है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, बी है मलेशिया, सी है म्यांमार और डी है मालदीव। राइट आंसर क्या होगा? म्यांमार। म्यांमार ने इसको मिचोंग, चक्रवात मिचोंग नाम दिया है। भारत में इसके नुकसान की बात की जाए तो दक्षिणी भारत में इसको काफी नुकसान हुआ है। इसमें केरल, कर्नाटक में ज़्यादा नुकसान हुआ। केरल की बात की जाए तो चेन्नई जो शहर है तमिलनाडु में, चेन्नई में सब ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत भयंकर बारिश हुई है, मूसलाधार बरसात हुई है, जिससे वहाँ पर बाढ़ का माहौल हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेतक मिला है? भौगोलिक संकेतक मिला है। तो ऑप्शन ए है केरल, बी है मेघालय, सी है असम और डी है तेलंगाना। तो राइट आंसर क्या होगा? मेघालय। मेघालय की जो हल्दी है लाकाडोंग, उसको
भौगोलिक संकेतक मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्योहार। हनुक्का त्योहार का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है इस्लाम, बी है यहूदी, सी है बौद्ध और डी है क्रिश्चियन। तो ये यहूदी धर्म है, यहूदियों से संबंधित है। इसकी बात की जाए इस त्यौहार को, इसको प्रकाश का त्यौहार भी कहते हैं। ये यहूदियों का त्यौहार है और ये लगभग 7 से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। 8 दिन तक चलने वाला ये त्यौहार होता है और यहूदियों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? ऑप्शन ए है जगन्नाथ रथ यात्रा, बी है वाराणसी देव दीपावली, सी है हॉर्निबल महोत्सव और डी है गरबा नृत्य। तो राइट आंसर क्या होगा? गरबा नृत्य। इसको यूनेस्को ने 2023 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।